अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम व्हाट इज़ साइंस का फ़िज़िक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जैसे पहले जो मैटर से रिलेटेड टॉपिक था। लेकिन ये इनिशियल पार्ट जो है ये मैं आप लोगों को आज करवाती हूँ। तो आपकी बुक का पेज आपको सामने नज़र आ रहा होगा और आपने यहाँ पे पेन की मूवमेंट को फॉलो करना है, यानी कि जहाँ जहाँ मैं पढ़ाऊँगी वहाँ वहाँ आपको ये पॉइंटर नज़र आएगा, पॉइंटर का कलर। स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स आपकी बुक का पेज ही है ये मौजूद, आप इसी से ही देख सकते हैं। अगर इसकी क्वालिटी आपको सही नज़र ना आ रही हो तो आपने मुझे इसका आज फीडबैक देना है और इसको बताना है कि इसको हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी होती है, मैटर की कॉम्पोजिशन, के मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और जो एटम्स जब ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक टाइप के एटम तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी। लेकिन केमिस्ट्री में जो चीज़ हमने इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी वो है एनर्जी और फोर्सेस ऑफ नेचर को हमने स्टडी। तो फिज़िक्स बेसिकली इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके स्टडी किया जाता है फ़िज़िक्स में। और जैसा कि आपको पहले भी हम मल्टीपल टाइम्स ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि साइंसेस सारी ओवरलैपिंग होती हैं। फ़िज़िक्स में पढ़ने वाली बहुत सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने वाली बहुत सारी चीज़ें आप बायो में पढ़ते हैं। बायो की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग साइंसेस होती हैं, इसलिए आपको तीनों का इंट्रोडक्शन दिया गया ताकि आप थोड़ा थोड़ा सा तीनों चीज़ों को समझ सकें। सो इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, चीज़ें मूव किस तरह करती हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, एंड हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये सब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिज़िक्स की तीन मेन ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स, दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स और तीसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इन तीनों ब्रांचेस को ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस दैट कॉजेस इट। किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, हमारी ज़मीन में, हमारी अपनी बॉडी में, आपके सामने किताब रखी हुई है, आप ख़ुद जो मूव कर रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, हर चीज़ की मोशन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो मूव किस तरह करती है चीज़। तो उस मोशन को मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है और कौन सी फोर्सेस हैं जो उस मोशन को कॉज कराती हैं, उस मूवमेंट को कॉज कराती हैं, ये सब मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। फिर आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट, एनर्जी एंड वर्क। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक फील्ड क्यों बनाएगी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। सो फिज़िक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को समझने में फ़िज़िक्स हमें हेल्प करती है। फ्रॉम टाइनी पार्टिकल्स टू मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। और जो मैसिव बॉडीज़ हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा है, प्लानिटरी मूवमेंट को स्टडी करना हो, एस्टेरॉयड्स को स्टडी करना हो, मेटेरॉयड्स को स्टडी करना हो, हर चीज़ की मूवमेंट, इनकी ट्रेजेक्ट्रीज़ कि किस तरह से ये चीज़ें मूव कर रही हैं, किस रस्तों पे चल रही हैं, इनकी माइनर डिटेल्स को स्टडी करने में फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमें फ़िज़िक्स पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी एक साइंस है वो मुकम्मल तौर पर यूनिवर्स के फिनोमेना को, यूनिवर्स की चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हर साइंस अपने तरीके से इस दुनिया में मौजूद चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और इस वजह से हम हर साइंस को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं ताकि हम एक ओवरऑल हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इस दुनिया में होने वाले वाक़यात की, इस दुनिया में होने वाले चेंजेस की, इस दुनिया में मौजूद चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फ़िज़िक्स की मज़ीद जो सब ब्रांचेस हैं उनको फ़िज़िक्स इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मैनी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजी भी स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री भी स्टडी करते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें दो मेन साइंसेस को मिला के पढ़ा जाता है, उनको इंटर
डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो फिज़िक्स में भी बहुत सारे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो कुछ ब्रांचेस फ़िज़िक्स की आपको बताई गई हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स, मॉडर्न फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अच्छा, क्लासिकल और मॉडर्न आपको नाम से पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, तो ये आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आपको नाम से पता चल रहा है, जो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है, जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की जो फ़िज़िक्स होती है उसको न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहा जाता है। उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स, एटम से रिलेटेड, जियो फिज़िक्स, अर्थ से रिलेटेड, बायो फिज़िक्स, बायोलॉजी और फिज़िक्स के कॉम्बिनेशन को। देन कम्स मैकेनिक्स, एक्यूस्टिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का आपको नाम से पता चल रहा है कि लाइट और लेंसेज की स्टडीज़ में आ जाती है। थर्मोडायनामिक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स। ये कुछ मेन ब्रांचेस हैं, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पैराग्राफ में कोई 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनको आपने जहन में रखना है। जैसे यहाँ पर फिज़िक्स इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट दैट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स। फोकसिंग, फिज़िक्स का फोकस मैटर, एनर्जी और फोर्सेस पे होता है। तो ये वाली बात आपने जहन में रखनी है, ये 2 जगह रिपीट हो चुकी है। अब वन बाय वन हम फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस को देख लेते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सबसे पुरानी फ़िज़िक्स जो है ना वो क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है। इट प्राइमरीली डील्स विद फिज़िकल लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मोशन के लॉज और ग्रेविटेशन के लॉज जो हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में पढ़े जाते हैं। तो अब जब आप क्लासिकल फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो आपको बस ये 2 बातें इसमें जहन में आनी चाहिए कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल लॉज ऑफ मोशन, जिन बच्चों ने 9-10 में फ़िज़िक्स पढ़ी हुई उन्हें पता होगा कि मोशन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये वो सारे लॉज ऑफ मोशन क्लासिकल फिज़िक्स में आते हैं। और ग्रेविटेशन की स्टडी, ग्रेविटेशन यानी कशिश शकल, अभी तक आपको पता चल गया होगा कशिश शकल क्या होती है। अर्थ हर चीज़ को, अर्थ के अंदर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है और अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है या ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो इन 2 चीज़ों की स्टडी को जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ा जाता है। दीज लॉज वर फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फिज़िक्स के लॉज दिए थे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मतलब सारे साइंटिस्ट ये नहीं है लेकिन कुछ मशहूर साइंटिस्ट ये हैं। हु लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और इन लोगों ने जो लॉज बनाए थे उन लॉज की वजह से हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी कर सकते हैं। नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। आपने सुना होगा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं और मैक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी जो कुछ हमें अपनी आँख से आसानी से नज़र आ रहा है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे फिज़िक्स के लॉज अप्लाई होते हैं और उनमें सबसे पुराने लॉज ये हैं, फिज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो ये थी क्लासिकल फ़िज़िक्स। The theories of classical physics are still applied today in the fields of engineering and mechanics, but are considered less effective in explaining phenomenon at atomic and subatomic level. अभी हमने पढ़ा था कि क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो मोस्टली मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है और आपको पता है कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एटम्स नहीं आते क्योंकि एटम्स को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो इस वजह से क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे होने वाली चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासिकल फ़िज़िक्स अभी भी अप्लाई होती है, इंजीनियरिंग में अप्लाई होती है, मैकेनिक्स में अप्लाई होती है, लेकिन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की स्टडी में वो थोड़ा इनफेक्टिव हो जाती है। फॉर दिस रीज़न कॉन्सेप्ट दैट फेल टू फिट इन मॉडर्न फिज़िक्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड अंडर क्लासिकल फ़िज़िक्स। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न फिज़िक्स में फिट नहीं आते उनको क्लासिकल फ़िज़िक्स में डाल दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मॉडर्न फिज़िक्स देख लें कि वो क्या होती है। मॉडर्न फिज़िक्स इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में
मॉडर्न फिज़िक्स इमर्ज हुई थी। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1901 से ऑन। 20th सेंचुरी कौन सी थी? 1901 से 1999 तक, 1900 से 1999 तक जो है वो 20वीं सदी थी। तो 20वीं सदी के अर्ली टाइम में मॉडर्न फिज़िक्स इमर्ज हुई थी विद ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज दैट चेंज्ड the way we view matter and energy. Unlike classical physics, modern physics does not consider matter and energy as separate entities. यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया गया है इन्होंने कि क्लासिकल फिज़िक्स क्या कहती है। क्लासिकल फिज़िक्स focuses on concepts such as energy, matter and their separate existence. ये एनर्जी और मैटर दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्लासिकल फिज़िक्स तो ये बात कहती है, लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स ये नहीं कहती। मॉडर्न फिज़िक्स does not consider matter and energy as separate entities, यानी separate ऑब्जेक्ट्स के तौर पे मैटर और एनर्जी को नहीं लेती। इंस्टेड इट शोज दैट दे आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि मैटर और एनर्जी दो चीज़ों की एक ही फॉर्म है। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन दी थी, E = mc²। E का मतलब है एनर्जी, m का मतलब है मैस, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c²। c² जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को बताता है। तो इस इक्वेशन से ज़ाहिर हुआ कि मैस और एनर्जी जो है वो दो कोई अलग अलग चीज़ें नहीं, बल्कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक ही चीज़ की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सही। मॉडर्न फिज़िक्स की स्टडी शुरू उस वक्त हुई थी जब दो बहुत ही नई किस्म की रिसर्चेस हुई, बहुत टू रेवोल्यूशनरी थियरीज आई सामने जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी। एक थियरी थी थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थी क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसको समझने के लिए आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने उन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को स्टडी किया था जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट यानी सूरज की रोशनी, आप देखें कि सूरज से ज़मीन तक कितनी तेज़ी से पहुंच सकती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिन बच्चों को नहीं पता। लाइट जिस स्पीड से मूव करती है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2.9979248 मीटर पर सेकेंड। ये कितने ज़्यादा मीटर्स हैं जो एक सेकेंड में लाइट जो है वो कवर कर लेती है। इसी के मुकाबले में स्पीड ऑफ कार बताई हुई कि स्पीड ऑफ कार किलोमीटर पर आवर में होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे 80 की स्पीड से जब जा रहे होते तो 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर जो है वो गाड़ी सफ़र कर लेगी। तो आप ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर की बात कर रहे हैं 1 घंटे में, जबकि लाइट की स्पीड क्या है कि वो जब लाइट को हम किलोमीटर पर आवर तो हम देखते ही नहीं, हम किलोमीटर पर सेकंड देख लेते हैं। तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तेज़ स्पीड होती है लाइट की। तो इसी वजह से आपको ये बात बताई जा रही है कि कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाती है। तो ये एक बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी थी। इससे पहले किसी ने ये बात ही नहीं की थी, इससे पहले किसी ने इस तरह की बात ही नहीं की थी कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव कर सकता है। दूसरी स्टडी जो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जिसमें बहुत ही मुख्तलिफ बात की गई थी, वो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी थी। इसमें और बहुत से साइंटिस्ट थे और उसके अलावा मैक्स प्लैंक भी थे जिन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी किया था। उनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपने केमिस्ट्री में देखे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स। फोटॉन्स अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इट्स समथिंग न्यू प्रॉबेबली फॉर यू ऑल। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स
फोटॉन्स, इन स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी किया था। और इनको बिहेवियर को जो स्टडी करने के लिए फिर जो ब्रांच बनाई गई, उस ब्रांच का नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो इससे पहले आपको बताएं कि क्लासिकल फिज़िक्स में सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी किया जाता था, यानी जो हमें हमारी आंख से नज़र आने वाला वर्ल्ड है, हर वो चीज़ जिसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो इजीली हमें हमारी आंख से नज़र आ जाती है, पहले सिर्फ उसको स्टडी किया जा सकता था। जब साइंटिस्ट ने जो है वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया, इवन माइक्रोस्कोपिक से भी छोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो स्टिल आप माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। तो उससे भी छोटे स्मॉल स्केल पार्टिकल्स ऑफ नेचर को जब स्टडी किया गया तो फिज़िक्स की एक नई ब्रांच निकली, जिस ब्रांच का नाम था मॉडर्न फिज़िक्स। और मॉडर्न फिज़िक्स में ये रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट शामिल किए गए और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट शामिल किए गए। So modern physics has paved the way for many technological advancements including semiconductors, nuclear energy, quantum computing। जब मॉडर्न फिज़िक्स पे तहकीक शुरू हुई है तो उसी के बाद ये सारी सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी नई फील्ड्स आई हैं और तरक्की का एक नया दौर खुला है। Its concepts are widely used in understanding the universe, fundamental nature, solving प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाई स्पीड ट्रैवल। ये इन चीज़ों के साथ डील करती है मॉडर्न फिज़िक्स के, हाई स्पीड ट्रैवलिंग, ब्लैक होल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उनके आगे कोई चीज़ आती है तो वो उसके अंदर चली जाती। इसके बाद आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये स्पेशल ब्रांच है जो कि स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के साथ डील करती है, न्यूक्लियस को स्टडी करती है, न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स के बिहेवियर को, इनके रिएक्शंस को, इनके इंटरेक्शंस को स्टडी करती है, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। इस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्राम एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स से ये मुख्तलिफ है, विच स्टडी द एटम एज अ होल, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स तो एटम को भी स्टडी करती है, लेकिन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी करती है, न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन को। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़े जाते हैं, एक फिजन रिएक्शन और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। आपको नाम से पता चल रहा है फिजन का मतलब होता है तोड़ना। तो न्यूक्लियस, जिन रिएक्शंस में न्यूक्लियस टूट जाता है उन रिएक्शन को फिजन रिएक्शन कहते हैं, और जिन रिएक्शन में दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाते हैं उनको फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियर फिज़िक्स की एप्लीकेशंस देख लें। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में न्यूक्लियर फिज़िक्स की है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने बहुत आम सा आजकल ये बहुत टर्मिनोलॉजी आम हो गई, एमआरआई की है। किसी के सर में दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसका एमआरआई करते हैं। किसी की गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो एमआरआई करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स की बदौलत निकली है। इसके अलावा फ़ायदे भी हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के, लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स की वजह से ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स की डुअल नेचर है। न्यूक्लियर फिज़िक्स की कंस्ट्रक्टिव नेचर भी है और डिस्ट्रक्टिव नेचर भी है। डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट एटॉमिक फ़िज़िक्स है, जिसको आपने पहले ही बता दिया है कि जिसमें एटम को स्टडी किया जाता है, एटम की कॉम्पोजिशन और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और लेकिन स्पेसिफिकली न्यूक्लियस को इसमें स्टडी नहीं किया जाता। द ब्रांच प्राइमरीली फोकसेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग ऑन द अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को। मैकेनिकल फ़िज़िक्स इज सिंपली नोन एज मैकेनिक्स, आम ज़बान में इसको मैकेनिक्स भी कहते हैं, जिसमें मोशन को स्टडी किया जाता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस देम। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपने इनमें सिर्फ ये वाला पोर्शन याद करना है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस देम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर कौन सी फोर्सेस असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जो है वो एक दरख्त है, ठीक है, दरख्त बनाते हैं हम आपके लिए। ये दरख्त है आपके पास और उस दरख्त के ऊपर एक सेब लगा हुआ है, ठीक।
अब ये सेब जब टूटा है तो ये सेब नीचे की तरफ आएगा, ठीक, और यहाँ पर आकर गिर जाएगा। इसी दरख्त के ऊपर जो है वो बहुत सारे पत्ते भी लगे हुए हैं, तो जब पत्ता यहाँ से टूटेगा तो हो सकता है वो सीधा आके ना गिरे, बल्कि वो उड़ के चला जाए और उड़ के वो कहीं और गिरे। तो फिज़िक्स में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि ये पत्ता सीधे क्यों नहीं गिरा, अगर ये उड़ के गया है तो आखिर ये इस डायरेक्शन में उड़ के क्यों गया है, और अगर ये उड़ के जा रहा था तो ये फिर नीचे आके क्यों गिरा, ये तो उड़ता भी रह सकता था। फिर और भी इस किस्म की बातें कि मिसाल के तौर पर ऊपर से एक सेब गिरा और एक पत्ता गिरा, पत्ता सेब जल्दी गिर गया और पत्ता देर से गिरा, इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मैकेनिकल फिज़िक्स या मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करती है और क्वांटम मैकेनिक्स स्मॉल पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगली जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की वो है एप्लीकेशंस। आप पढ़ लें कि ये इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, रोबोटिक्स में, एरोस्पेस में। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप हर फील्ड की वो एप्लीकेशन लिखें जो स्पेसिफ़िकली उसी फील्ड की होगी। जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स की है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आता है और मेडिकल MRI बनाने में काम आता है। Acoustics is the branch of physics that studies sound and its properties. Acoustics जो है वो साउंड्स की स्टडी को कहा जाता है फिज़िक्स में। अब साउंड में क्या कुछ आ जाता है, साउंड वेव्स की स्टडी की जाती है। साउंड वेव्स किस तरह डिफरेंट चीज़ों में से गुजरती हैं, गैस में से आवाज़ किस तरह गुजरेगी, लिक्विड में से आवाज़ किस तरह गुजरेगी, सॉलिड में से किस तरह गुजरेगी। तो ये पढ़ा जाता है कि हाउ साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। मीडिया क्या होता है, मीडियम की जमा होती है, किसी भी मीडियम कहते हैं सिंगुलर को और इसका प्लूरल होता है मीडिया। द फील्ड ऑल्सो एग्जामिन वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस को भी जो है वो एक्ूस्टिक्स में स्टडी किया जाता है और वाइब्रेशंस का क्या रोल होता है डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, वाइब्रेशन का क्या रोल होता है ये भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा एक्ूस्टिक्स की एप्लीकेशन में आ जाता है कि एक्ूस्टिक्स आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट ऑफ नॉइज़ कैंसलिंग सिस्टम्स में। ऑप्टिक्स होती है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ स्टडी, जिसमें लाइट को स्टडी किया जाता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को, किस तरह से लाइट इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ, ये ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। It examines phenomena such as reflection, refraction, diffraction। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ये सारे के सारे लाइट वेव्स के बिहेवियर हैं कि लाइट वेव रिफ्लेक्ट कैसे होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मिसाल के तौर पे ये सरफेस है तो रोशनी जो है वो की लहरें इसके आके टकराएंगी और यहाँ से वापस पलट जाएंगी, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन कहते हैं कि रोशनी की लहरें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी और इसमें से कुछ तो पलट जाएंगी वापस और कुछ जो है वो इसके अंदर से गुजर जाएंगी, तो इसको जो है वो रिफ्रैक्शन कहते हैं। और डायफ्रैक्शन ये कहते हैं कि रोशनी की लहरें यहाँ से आ रही हैं और फिर दरमियान में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से मुड़ के फिर इधर जाना शुरू हो गई हैं, इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा सॉरी, ऑप्टिक्स में मैं आपको ये बताना भूल गई, फिजिकल ऑप्टिक्स होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। फिजिकल ऑप्टिक्स में सिंपली स्टडी किया जाता है लाइट की नेचर को और लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को। क्या वेव्स कहते हैं लहरें, तो लाइट की जो लहरें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि लाइट जब किसी भी लेंस से गुजरती है तो फिर क्या होता है। लेंस कई तरह के होते हैं, लेंस जैसे कि ये एक लेंस है, ये बारीक लेंस होता है, फिर इस तरह के लेंसेज होते हैं। तो तरह तरह के लेंसेज होते हैं, जब उनमें से लाइट गुजरती है तो आगे लाइट के साथ क्या होता है, किस एंगल पे बेंड होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ये सब का सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप सुन के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कैमरास बनाने में, टेलीस्कोप्स बनाने में, चश्मे बनाने में, और
ग्लास से रिलेटेड जहाँ जहाँ जो है ना वो विज़न आता है ना, और इसके अलावा मिरर्स, जो आप लोगों ने पहाड़ी इलाकों में अपने इलाकों में देखा होगा कि मिरर्स लगे हुए होते हैं रोड के ऊपर, तो वो उसमें नज़र आ रहा होता है कि जैसे शार्प टर्न आ रहा है ना, तो यहाँ से रोड मुड़ रही है, यहाँ पे मिरर लगा देते हैं तो यहाँ से आने वाले को नज़र आता है कि इधर से जो गाड़ी आ रही है उसका इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी की सारी ईजादात जो हैं ये जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मरहून मिन्नत है। Next we have thermodynamics. Thermodynamics is the study of heat, energy and their transformation. How heat is converted to energy and how energy can be converted to heat. ये सब thermodynamics में पढ़ा जाता है। Astrophysics is the application of physics to the study of celestial bodies. आसमान में मौजूद जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टार्स भी आ जाते हैं, उसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट गैलेक्सीज़ आ जाती हैं। इन स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ की स्टडी हम एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स और एस्ट्रोनॉमी को कंबाइन किया जाता है। The field traces its roots back to the Greek ancient philosophers like Aristotle, but it was revolutionized by scientists like Galileo and Newton, who introduced mathematical and experimental approaches. मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िक्स यानी कि ये बता रहे हैं कि इनिशियली जो है ना वो एस्ट्रोफिज़िक्स जो है ना वो स्टार्ट एरिस्टोटल से हुई थी, और उसके बाद गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने, पहले एरिस्टोटल तो फ़िलासफ़र थे, उन्होंने अपनी राय दी थी प्लैनेट्स, गैलेक्सीज़ और स्टार्स वगैरह के बारे में, लेकिन लेटर ऑन जो गैलीलियो और न्यूटन थे इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच इसके अंदर शामिल करके स्टार्स, गैलेक्सीज़ और प्लैनेट्स को स्टडी किया था। सो मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िक्स एक्सप्लोर्स टॉपिक्स लाइक ब्लैक होल। जो मॉडर्न एस्ट्रोफिज़िक्स है उसमें ब्लैक होल को स्टडी किया जाता है, डार्क मैटर को स्टडी किया जाता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी किया, यूनिवर्स बना किस तरीके से। These sub branches demonstrate the diversity of physics and its relevance to understanding both natural and, ठीक है, ये इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्रांचेस को पढ़ लें। और टॉपिक एंड हो गया है, और इस पर आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये समझ आया या नहीं, लेक्चर यूज़फुल था या नहीं, सुनाई दे रहा था या नहीं, और नज़र भी आ रहा था या नहीं, ये बताना है। और एंड में मैं आपको ब्लैक होल की कोई पिक्चर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी आए और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बिल्ड हो। अच्छा जी, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ब्लैक होल्स के इस तरह के इमेजेस मिलेंगे, जैसे कि ये वाला इमेज है, और ये डिफरेंट ब्लैक होल्स के इमेजेस आपको मिलेंगे। तो फ़िज़िक्स में, मॉडर्न फ़िज़िक्स में ये ब्लैक होल्स को पढ़ा जाता है। एस्ट्रोफिज़िक्स में ब्लैक होल है क्या, थोड़ा सा आप देख लें। ब्लैक होल इज़ द रीजन ऑफ स्पेस टाइम wherein gravity is so strong that no matter or no electromagnetic energy can escape it। यानी ब्लैक होल के सामने अगर कोई भी मैटर आ जाए तो वो लाजमी उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको ब्लैक होल के बारे में दे देते हैं कि ब्लैक होल्स के बारे में नासा वाले क्या कहते हैं कि ब्लैक होल्स आर अमंग द मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, यानी आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स में से ब्लैक होल्स बहुत सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। मच स्टडीड बट नॉट फुली अंडरस्टूड। इनको स्टडी तो बहुत किया गया है लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे अभी हम जानते नहीं हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रियली होल्स। ये कोई होल्स नहीं है, लेकिन इसका नाम होल इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट, जो इमेज जहनों में बनता है वो एक होल जैसा बनता है, कि जैसे एक होल है जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो चली जाती है। तो मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, 2019 में जो है वो सबसे पहली फ़ोटो ब्लैक होल की ली गई थी। आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक ब्लर्ड सा इमेज जो है ना वो ब्लैक होल का कैप्चर किया गया था। 2019 की बात है। फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल at the center of galaxy Maser 87 was published by EHT
2019 में इन अ सीरीज ऑफ 6 साइंटिफिक पब्लिकेशन 6 पेपर्स छापे गए थे और उसमें ब्लैक होल का इमेज जो है वो रिलीज़ किया गया था।